नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेकंड टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कर लिया था जो कि इसके इंफॉर्मेशन सिस्टम का ओवरव्यू था, उसके बारे में बताया गया था। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपने जो टॉपिक कंप्लीट किया है पहला, ये कर लिया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपके बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सर्विस सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी और बेसिकली ये असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए बनाया गया वीडियो है। इसे आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने टोटल टॉपिक कवर किया है MIS का। इसी तरह से सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो इतने दिनों से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा बैच बन रहा था। अगर आप लोग उस बैच में इनरोल्ड नहीं हैं तो बैच हमारा प्रारंभ हो गया है। आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फुल कोर्स करा दिया जाएगा। और ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी स्पार्क ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। और उसके बाद जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप, तो वहाँ पे एक स्टोर बना होगा। स्टोर में जाकर आप ये BSFC का कोर्स खरीद सकते हैं और पेड कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेकेंड टॉपिक। देखिए, नाम से ही पता चलता है कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का। हम सभी को पता है कि कहीं भी जब फाउंडेशन की बात हो, प्लिंथ की बात होती है, उसके हिस्ट्री की बात होती है। तो जब इस कॉन्सेप्ट को समझना ही है तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वर्ष 1957 का। यह वह काल था जिस समय अमेरिका, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में USA भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो क्या था कि इंडस्ट्रियल एरा से, मतलब औद्योगिक युग से गुजर रहा था। इस समय वो इंडस्ट्रियल एरा से गुजर रहा था। USA पास फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरा, और यह वह वर्ष है जहां कई कर्मचारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रारंभिक रूप से हैंडल कर रहे थे। और यहाँ पर क्या था, उस समय इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था कि आज के ज़माने में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सब नहीं था। उस समय में बहुत सीमित मात्रा में चीज़ें अवेलेबल थी, जिससे क्या करते थे वहाँ के जो कर्मचारी होते थे इंडस्ट्री के, वो इंडिविजुअली क्या करते थे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे और उसके अकॉर्डिंग अपनी योजनाओं को बनाते थे। और समय के साथ क्या हुआ कि आपको वर्ष में वृद्धि होती चली गई, समय बीतता चला गया और एक वर्ष आता है बीतने के बाद 1970 का। और 1970 ईस्वी आते आते क्या होती है कि अब जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्री का जो एरिया था, जो आकार था, जो क्षेत्र था, वो बड़ा हो जाता है और वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ जाती है। कॉरपोरेट भी अपना विस्तार देश विदेश में करने लगते हैं। आपने MNC का नाम सुना होगा ना, मल्टीनेशनल कंपनी कई देशों में काम करती है। तो एक इंडस्ट्री जो छोटे लेवल पे काम कर रही थी, वो आज एक बृहद पैमाने पर फैल चुकी थी। और यहाँ पे अब इंडिविजुअली किसी भी सूचनाओं को, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। हैंडलिंग यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब नीड हुई कि भाई अब कैसे किया जाएगा, इसका संसाधन, इसका प्रबंधन कैसे होगा। वहां पर नीड हुई MIS की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और यहीं से प्रारंभ होता है एक नए युग का और हम MIS की खोज कर पाते हैं। और आज का जो MIS हमें दिखता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्रमवार ईयर टू ईयर डेवलप होता चला गया और उसका डेवलपमेंट के बाद हम इस रूप में देख पा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि एक ऐसा भी समय था जिस समय क्या करते थे, कर्मचारी इंडिविजुअली किसी भी चीज को हैंडल करते थे अपने स्तर पर और फिर उस इंफॉर्मेशन को साझा करके डिसीजंस लिया करते थे। बट जैसे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ हमें नीड हुई कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि चीज़ों को आसानी से हैंडल किया जाए। क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होती थी कि टाइम टेकिंग ज़्यादा था, टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता था। जो काम हम एक दिन में कर पाते हैं आज, वो काम वहाँ पे महीनों लग जाते थे करने में, तो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से क्या होता है कि एक वर्ड को हमें समझना चाहिए जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। देखिए,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का शॉर्ट नेम होता है MIS, और इसका दूसरा नाम भी है CIS, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS पहले के जमाने में भी MIS ही था, लेकिन उसका नाम था मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि वो मैनुअली इंडिविजुअली करते थे। फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, टेक्नोलॉजी आया, वहां पे मशीन्स आए, है ना, फिर यूज हुआ उसका टेक्नोलॉजी का, तो यही CIS को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम रख दिया गया। अब इसमें M का मतलब मैनेजमेंट होता है, I का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, S का मतलब सिस्टम होता है। सबसे पहले किसी भी चीज का हम अगर मैनेजमेंट करेंगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज होती है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सारा चीज डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे। अगर हमारे पास ना इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो ना ही उसका मैनेजमेंट होगा और ना ही उसका कोई सिस्टम होगा। समझ में आया? तो मेन क्या है यहाँ पर? मेन है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब हमें इंफॉर्मेशन को समझ लेना चाहिए। हम इंफॉर्मेशन को समझते हैं, ये इंफॉर्मेशन है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कॉर्पोरेट जगत का वह संसाधन जो इस जगत में उपयोग होने वाले अन्य संसाधन का डाटा एकत्रित करता हो या फिर उसके उपयोग में आता हो, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। वैसे इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ सूचना होता है ना। अब आप बोलिएगा सर क्या, ये एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो देखिए, जब हमारे पास बेटर इंफॉर्मेशन होगा तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा और कोई भी प्रबंधक सही डिसीजन लेने में इसका उपयोग कर पाएगा, सही निर्णय तक पहुंच पाएगा, है कि नहीं। अगर यही इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि कोई प्रबंधक है और वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा प्रबंधन करना चाह रहा है, बट ये इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड मैनेजर है वो, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या वो प्रबंधन सही ढंग से कर पाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं हो सकता, है कि नहीं। अगर वही इंफॉर्मेशन किसी मैनेजर के पास सटीक है तो वो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है कि नहीं। तो ये बेटर यूटिलाइजेशन किसका होता है? देखिए यहाँ पे हम इसके बेटर यूटिलाइजेशन में यूज करते हैं मेन का, मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का। तो हम कह सकते हैं ए फुल्ली इन्फॉर्म्ड मैनेजर is in a position to take better decision as compared to, यहाँ पे लिख लीजिए, as compared to an uninformed one, है कि नहीं। जितनी बातें हमने आपको बतलाई है वो सारा मैंने लिख दिया है। अब हम लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन डिफाइंड बाय डेविस एंड ऑल्सन एज एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम। अब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको डिजाइन किया गया था डेविस एंड ऑल्सन के द्वारा। लिख लीजिए MIS, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। MIS डिजाइन बाय डेविस एंड ऑल्सन, डिजाइन बाय डेविस एंड ऑल्सन, क्लियर है। और इसको जो MIS को इसने डिजाइन किया वो किया एज एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम क्या है? ये किस लिए है? क्यों कहा MIS को डेविस एंड ऑल्सन ने एज एन इंटीग्रेटेड मशीन सिस्टम, और इसका उपयोग क्या है? देखिए, इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम ये इंटीग्रेट था इसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। तो इसका जो उपयोग हुआ मेनली फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, आप YouTube पे कंटेंट देख लीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड आपको काफी कम मिलेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप इसको पढ़ने के बाद जरूर फील करेंगे कि आपने बेस्ट चैनल को चूज किया है और बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। मैनेजमेंट, कंट्रोल और थर्ड था डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। अब एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ पे रिसोर्सेज यूज हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके उपयोग के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता हुई, तब जाकर
हम इतना त्वरित रूप से कार्य कर पाए। और ये रिसोर्सेज क्या थे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेन, प्रोसीजर एज वेल एज सप्लायर्स। क्या था कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपको यूज में लाना है तो उसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता थी, और हमने बताया कि ये रिसोर्सेज क्या थे? हार्डवेयर। हार्डवेयर के रूप में आप क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद क्या होगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और उसको ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल मेन चाहिए होंगे, ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, टेक्निकल इंजीनियर्स चाहिए होंगे। उसके बाद आप जो भी प्रोसीजर्स है एज वेल एज सप्लाईज वो आपको चाहिए होगा, तब जाकर आप इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज में ला सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ओनली फॉर सप्लाइंग एंड नोट फॉर जनरेटिंग। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी जनरेट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का सप्लाई करता है। इतना ध्यान आपको रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा आपसे, तो हम लिख सकते हैं। इसका एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट डालकर लिखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक यूज, इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक यूज, इंफॉर्मेशन सिस्टम make use of resources such as of resources such as ये रिसोर्सेज क्या हो सकता है? हमने भी आपको बताया, ये हो सकता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहने का मतलब ही हो जाता है कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, उतना मैं लिख नहीं सकता, आप समझ जाए। कंप्यूटर, सीपीयू, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर्स, जो भी चीजें एसेंशियल है वो। सॉफ्टवेयर भी है, और सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। मेन पे, मेन कहने का अर्थ हो गया कि टेक्निकल पर्सन, मेन या वर्कर्स जो भी इससे रिलेटेड हैं, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं और मैनेजमेंट में अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोसीजर एज वेल एज सप्लाई। प्रोसीजर, ये लाइन लिखने का मतलब क्या है? प्रोसीजर एज वेल एज सप्लाईज। ये कहने का मतलब बस सीधा सा है कि देखिए जो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करती है। ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं कर सकता, नोट जनरेटिंग। ये इंफॉर्मेशन को जनरेट नहीं कर सकता। अब बोलेंगे वो कैसे? देखिए, इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, मार्केट से लेते हैं, या हमारे पास जो अवेलेबल होता है सूचनाएं, उसको ये करता है, ये एक सिस्टम सप्लाई करता है लोअर लेवल टू मिडिल, मिडिल टू टॉप लेवल तक। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करना, ना कि एक्स्ट्रा को जनरेट करना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट डालकर, नोट। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि नहीं? इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या है? सप्लाई करना है, जनरेट करना। आप बोल सकते हैं ओनली सप्लाइंग, ओनली सप्लाइंग एंड नोट जनरेटिंग, एंड नोट जनरेटिंग। क्लियर है? आई थिंक कि आप इसको समझ गए हैं। अब चूंकि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, चैप्टर हमारा 2 ही है, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बताना है, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफाइंस इनटू 3 कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। एंड ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का MIS, यही 3 है। M का अर्थ हो जाता है, M को पहले स्थान पर रखिए, 2 को दूसरे स्थान, सॉरी, I को दूसरे स्थान पर रखिए, और S को तीसरे स्थान पर रखिए। M का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट, I का मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन, जो कि आप जानते हैं, और S का मतलब हो जाता है सिस्टम। काफी तोड़ तोड़ कर मैं बता रहा हूं आपको, आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। और ये मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट डीलिंग विद द एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद एंड थ्रू पीपल। फंक्शन ऑफ मैनेजर्स इंक्लूड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। ये मैनेजमेंट के पार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है सेट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स, प्रोसीजर्स फॉर करंट डिसीजंस मेकिंग, सिचुएशंस etc. इट्स ओके। एंड सिस्टम की बात करें तो ये है सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बीइंग इंटरैक्टिंग टुगेदर सो एज टू अकम्प्लिश सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, यही मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके MIS। यहाँ पे इसको तोड़ के मैं बता चुका हूँ। आप ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट has been defined as a process, as a function, a profession dealing with the activity of getting the work done with the through people, done with and through people. ठीक है? The various functions of manager include directing, controlling, staffing, leading and motivating. Directing, controlling, staffing ये क्या है? ये तो आप human resource management में पढ़ेंगे ही, है ना?
तो इन चीजों को यहाँ भी यूज होता है और एक दूसरे से कड़ी की तरह ये जुड़ा हुआ है। और हमने यहाँ पे बोला है कि इंफॉर्मेशन जो होता है इट कुड बी डिफाइंड एज सेट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स प्रोसेस फॉर अ करंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। ये फैक्ट्स है, डेटा है, यहाँ पे सिंबल यूज होता है, वर्ड यूज होता है ना, नंबर यूज होता है। और सिस्टम का मतलब है ये सिस्टम है, कंपोनेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोसेस है, ये ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट होते हैं इसमें, है ना। हम कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए इनके जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं वो किस लिए होते हैं, इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस सिस्टम के थ्रू आते हैं। और इसको मैंने बहुत बेहतर ढंग से बताया था कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, यहाँ पे एबीसी कोई कंपनी है, ये एबीसी कोई कंपनी है, और यहाँ पे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का एक यहाँ पे इसका ब्रांच है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इसका अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है। अब क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन एमआईएस के थ्रू क्या होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा, क्योंकि सबका गोल क्या है, एक ही है, डिसीजन मेकिंग। सबका एक ही उद्देश्य है कि कंपनी प्रॉफिट करे। तो जब ये लोग डिसीजन मेकिंग पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग पे आना होगा, तो ये सभी डिपार्टमेंट से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, और सभी एक दूसरे के बीच क्या है, एक दूसरे के सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं। तब जाकर वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं और फिर डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। आई थिंक कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपका मन होगा कि सर लिखा दिया जाए, तो मैं उस चीज़ों को भी कर देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपके लिए बेस्ट रहे। तो आप लिख लीजिए इसको, मैनेजमेंट का आप लिखिए, डीलिंग विद द एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद एंड थ्रू पीपल। डीलिंग विद द एक्टिविटी, डीलिंग विद द एक्टिविटी of getting the work done, of getting the work done with and through people, with and through people। क्लियर है। फंक्शंस ऑफ मैनेजर इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, मैनेजर के जो फंक्शंस हैं उसको इंक्लूड करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करेगा वो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग, ये भी लिख लीजिए। नीचे लिख दूं, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखूं, जगह है, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। Dealing with the activity of getting the work done with and through people, functions of managers include directing, controlling, staffing, leading and motivating। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि सर इंफॉर्मेशन का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, तो इंफॉर्मेशन हमने बता रखा है, ये सेट ऑफ फैक्ट्स है, फिगर्स है, सिंबल्स है। यहाँ लिखिए, ए सेट ऑफ फैक्ट्स, सिंबल्स एंड फिगर्स, प्रोसीजर फॉर करंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। और ये प्रोसीजर है, अब भाई इंफॉर्मेशन आएगा तभी तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर करंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। क्लियर है। अब बात हम लोग करेंगे सिस्टम की। सिस्टम क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स। तो ये लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिख पाएंगे, कोशिश करके देखते हैं। ए सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, रिलेटेड कंपोनेंट्स, एक्टिविटीज, प्रोसीजर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। Acting together
together so as to accomplish same common objective. सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। मैंने पहला पॉइंट बोला था आपसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट जनरेट डेटा। ओके, ये डेटा जनरेट नहीं करती है। डेटा का मतलब यहाँ पे होता है, डेटा जो होता है वो जनरेट किया जाता है, कलेक्टेड है, रिकॉर्डेड है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद रिट्राइव किया जाता है। तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम, लिखते जाएं, द इंफॉर्मेशन सिस्टम डू नॉट जनरेट डेटा। अच्छा सर, ये डेटा का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। तो लिखिए, डेटा का मतलब है कि डेटा इज जनरेटेड। डेटा क्या होता है? डेटा इज जनरेटेड, ऑलरेडी जनरेटेड होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करना। कलेक्टेड, रिकॉर्डेड, स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड रिट्राइवल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे एंड जो डेफिनेशंस है वो है डिजाइन फॉर द जॉब पोजीशंस रेदर देन फॉर इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जगह क्या है, ये जॉब पोजीशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी लिख लीजिए आप, डिजाइन फॉर द पोजीशन रेदर देन फॉर इंडिविजुअल्स। अब ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स का अर्थ यहाँ पे क्या है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर यहाँ पे आपने बोला डिजाइन फॉर दी जॉब पोजीशन, यहाँ पे जॉब छूट गया है, यहाँ पे लिखे डिजाइन फॉर दी जॉब पोजीशन रेदर देन फॉर इंडिविजुअल्स। सर ये इंडिविजुअल्स का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? इंडिविजुअल्स, हु इज द इंडिविजुअल होल्डिंग द जॉब पोजीशन? The information system are designed keeping in mind the job responsibility that the individual is supposed to perform and depends upon the information needs of the individual in the organizational hierarchy. It's okay. थर्ड पे आप सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। थर्ड है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिसीजन मेक्स एट टॉप, मिडिल एंड जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो होता है वो नीड इसलिए है कि आप लोअर टू टॉप लेवल तक क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, और एक एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन नीड ऑफ डिसीजन मेकर्स at top, middle and lower levels। ठीक है, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ डिसीजन मेकर्स एट टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स। अब डी लिखे, कैरेक्टरिस्टिक चौथा है वो क्या है? डिजाइन फॉर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको डिजाइन किया गया है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। अब बोलिए सर मैनेजर के लिए इतना सब कुछ करना पड़ गया? नहीं, देखिए एक मैनेजर जो होता है वो कई एरिया में वर्क करता है। मार्केटिंग के लिए अलग होता है, मटेरियल्स के लिए अलग होता है, फाइनेंस के लिए अलग होता है, प्रोडक्शन के लिए अलग होता है, पर्सनल मैनेजमेंट अलग होता है, लॉजिस्टिक्स का अलग होता है। तो हमने पहले ही बताया कि अब एक ब्रांच है और उनके कई शाखाएं हैं, है ना। अब वहां से उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है एक मैनेजर को, तो वो मार्केटिंग से भी इन्फॉर्मेशन लेगा, मटेरियल से भी लेगा, फाइनेंस से भी लेगा, लॉजिस्टिक्स से भी लेगा, प्रोडक्शन से भी लेगा, पर्सनल से भी लेगा। तब जा करके क्या करेगा, वो डिसीजन ले पाएगा, डिसीजन मेकिंग कर पाएगा।
तो वो डिफरेंट एरिया से क्या करता है, सप्लाई करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। लिख लीजिए, एक कैरेक्टरिस्टिक है डिजाइन फॉर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन। मेरा पैड पर हाथ नहीं बैठा है, इसको कोशिश कर रहे हैं बैठाने का। इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स, टू मैनेजर्स, ठीक है सर। ये इंफॉर्मेशन का क्या तात्पर्य है? ये जो मैनेजर है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करता है, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है वो भी लिख लीजिए। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ से ये मैनेजर इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। हो सकता है कि ये मटेरियल्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के लिए। देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कहाँ कहाँ से करेगा गैदर? मार्केटिंग से करेगा, मटेरियल्स से करेगा, है ना। ये फाइनेंस से भी कर सकता है, फाइनेंस। और कहाँ से लेगा? लॉजिस्टिक्स से लेगा, लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्शन से लेगा, प्रोडक्शन। पर्सनल भी लेगा, पर्सनल। ये सारे डिपार्टमेंट्स। तो अब समझ में आया कि इन सारे इंफॉर्मेशन को सभी डिपार्टमेंट से मैनेजर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग का कार्य कर पाते हैं। और ये सभी क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए अपने सूचनाओं को अवेलेबल कराते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। सबको जोड़ लीजिए, कोई बचा हुआ नहीं। सबका काम एक ही है, एक जगह पे मैनेजर को इकट्ठा करना इन्फॉर्मेशन। आई थिंक कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। बैच बना है हमारा, चल रहा है, अब स्टार्ट कर दिया हमने। आप उसी क्लास को देख पा रहे हैं, उसी क्लास को मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, आप इसको देखिए और अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए और बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा ये। तो इसको भी लिख लीजिए, सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री एंड अपडेशन बिकॉज द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड बाय वे ऑफ डेटाबेस। ओके, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड होता है और यहाँ पे सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री होता है और अपडेशन होता है एक ही जगह। ऐसा नहीं है कि अब 4 जगह से अपडेशन हो तो इन्फॉर्मेशन ही गड़बड़ा जाएगा। एक बार अपडेट मारा, कोई मार दिया, दूसरा फिर आएगा उसको चेंज कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री होता है और अपडेशन होता है एक ही जगह, एक बिंदु। ये कह सकते हैं सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री एंड अपडेशन ऑफ मास्टर डेटा फाइल शुड बी ensured to minimize changes of discrepancies in the data integrity। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए। बाकी सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, आप एक एक चीज समझ जाएंगे। सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री एंड अपडेशन। और ये जो क्लास का नोट्स है ना, ये सिर्फ पेड क्लास वालों को मिलेगा, पीडीएफ भी आपको पेड क्लास में ही मिलेगा। क्लियर है? सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री एंड अपडेशन। अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 7050743900 पर। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए और इस व्हाट्सएप पे आपको कोर्स से रिगार्डिंग मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप नोट्स भी ऐसे ही बनाते चलिए जैसे हम लिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के प्रकार। ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से? पहला इंटरनल इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, आ रही है समझ में? अब ऑब्जेक्टिव बना देना क्वेश्चन, एग्जामिनर अगर एमआईएस से क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर आप बना देंगे। इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सर समझा दिया जाए। देखिए, द इंटरनल इंफॉर्मेशन गेट्स समराइज्ड एंड प्रोसेस्ड एज इट गोज फ्रॉम जूनियर मोस्ट टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
याद कीजिए, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, क्या बताया था, कुछ याद आया? हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था, ये फिगर बनाया था, पिरामिड, याद आ गया होगा आपको। ये था टॉप लेवल, ये था मिडिल लेवल, और ये था जूनियर लेवल। इसे जूनियर लेवल लिखिए या लोअर लेवल लिखिए, बात बराबर ही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल में क्यों बांटा गया है? इसलिए बांटा गया है, तो पूछ लेगा कि बताइए कि इंटरनल इंफॉर्मेशन किस लेवल तक यूज होता है और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन किस लेवल पे यूज होता है। तो हमने बोला था आपको डेफिनेशन मैंने बोला है कि दी इंटरनल इंफॉर्मेशन गेट्स समराइज्ड एंड प्रोसेस्ड एज इट गोज फ्रॉम जूनियर मोस्ट टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो जूनियर से जो होता है, जूनियर लेवल से जो जाता है मिडिल लेवल तक, है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये इंटरनल होता है डेटा, ठीक है। जहां पर जो इंटरनल वर्क होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए। ऐसे हम बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज इंटरनल इंफॉर्मेशन। अब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का जो लेवल होता है ये होता है टॉप लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, क्योंकि यहाँ से इंटरनल से ये डेटा को गैदर करते हैं, ओके। बट मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग इंफॉर्मेशन, प्लानिंग करता है किसके लिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसको हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की संज्ञा दिए हैं। तो यहाँ पे टॉप लेवल जो होता है प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है ना, आपने पढ़ा है कि इनका काम होता है क्या, कि जूनियर लेवल से इंफॉर्मेशन लिया, फिर उसका सुपरवाइजिंग होता है, मिडिल लेवल से ऊपर जाता है टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे फिर उसकी प्लानिंग होती है। तो ये प्लानिंग जो होता है वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, ओके। तो ये काफी आपके लिए मददगार है, ये आप समझ लीजिए कि किस लेवल तक इंटरनल इंफॉर्मेशन यूज होता है और किस लेवल से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूज होता है। इंफॉर्मेशन कहाँ यूज होता है? टॉप लेवल पर, और मिडिल और जूनियर लेवल पे क्या होता है? इंटरनल इंफॉर्मेशन यूज होता है। चलो इसको इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, और यहां से जो वर्क हुआ इसको 20 से काट दीजिए। ये हो गया नीचे का लेवल जहां पे जूनियर लेवल से मिडिल लेवल का वर्क होता है, तो इसको हम इंटरनल पोर्शन मान लेते हैं। इंटरनल पोर्शन इस दोनों को, जूनियर लेवल और मिडिल लेवल, ये हो गया इंटरनल इंफॉर्मेशन। और ये जो पोर्शन है इसको हम मानते हैं एक्सटर्नल पोर्शन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का वर्क होता है प्लानिंग इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। और इंटरनल जो इंफॉर्मेशन होता है इसका वर्क होता है कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन related to internal environment। इंटरनल कहने का अर्थ है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात, एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। एक नोट भी आप यहाँ पे डालकर लिख सकते हैं, क्या? इंटरनल इंफॉर्मेशन यूजुअली कंज्यूम्ड बाय मिडिल एंड जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नोट भी डाल लीजिए यहाँ पे, लेकिन नोट इंटरनल इंफॉर्मेशन, internal information usually consumed by middle and junior level of management, ठीक।
यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि external information is usually required by the top management cadres and is helpful in shaping the long term policy plans for the organization। और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कैडर यूज करता है और इसको मदद करता है लॉन्ग टर्म यानी लंबे अवधि के लिए कोई पॉलिसी कोई प्लान बनाने में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ भी लिख लीजिए, ये तो हम इंटरनल का लिख लिया, एक्सटर्नल का यहाँ पे लिख लीजिए आप दी external information is usually required by the top management cadre, top management level, and it helpful in shaping the long term policy and plans। ठीक है, लिख लीजिएगा। द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इट हेल्पफुल इन शेपिंग द लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्लान ईटीसी। ये टॉप है, टी है ये। एग्जांपल के लिए आप पॉलिसी लिख सकते हैं, प्लान्स हो लिख सकते हैं, किसके लिए? फॉर इंटरनेशनल मार्केट वगैरह हो गया ना, ये तो एक्सटर्नल हो ही गया, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेशनल मार्केट ईटीसी। ये समझाने के लिए आपको हमने दे दिया यहाँ पे। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंफॉर्मेशन। इसमें दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे सूचनाएं प्रोसेस होती हैं, और उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। और ये सब होता है प्रोसेसिंग के बाद। ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा का कलेक्शन होता है, उसके बाद इसका इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, और फिर उसका होता है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रसार, है ना, उसको प्रसारित किया जाता है। लेकिन जब भी डेटा कलेक्ट होता है तो उसको एक प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरना होता है, एक प्रक्रिया है, तभी जाकर एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होता है। और उस ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन सिस्टम में मार्केटिंग, मटेरियल्स, प्रोडक्शन, पर्सनल, फाइनेंस, अकाउंटिंग ईटीसी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इस चीजों को, अब इन चीजों को काफी विस्तार से हम लोग देखेंगे और फिर इस पर आगे चर्चा होगी। पहले इस प्रोसेसिंग यूनिट को समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या क्या प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ पे होता है डेटा कलेक्शन। क्या होता है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। पहला काम यहाँ पे होता है डेटा कलेक्शन। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखिए, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद क्या होता है कि इसका इनपुट होता है। आईपीओ हमने पढ़ाया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है ये, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर क्या होता है कि आउटपुट होता है, उसके बाद रिजल्ट निकल कर आता है प्रोसेसिंग के बाद। और उसके बाद इन डाटा पे क्या होता है कि एक्शन लिया जाता है। एक्शन के बाद होता है डिसेमिनेशन, प्रसार होता है। इसको जैसे अब जगह नहीं है तो मैं लिख रहा हूं डिसेमिनेशन। आप इसको एक लाइन में लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, जगह के अभाव के कारण मैं ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पे, डिसेमिनेशन। ठीक है, प्रसार। क्लियर? डेटा कलेक्शन कहाँ से होता है? प्रोसेसिंग यूनिट में जो ये 4-5 प्रक्रियाएं हमने बताई हैं आपको कि प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा कलेक्शन जरूरी है। उसके बाद एक दूसरा स्टेज आता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेसिंग, फिर होता है आउटपुट, फिर होता है उसका प्रसार, डिसेमिनेशन। ये स्टेज भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या स्टेज है, तो आपको ये याद रहना। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर डेटा कलेक्शन जो किया जाता है वो किया जाता है कस्टमर से, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उनसे, भाई उनको कैसा प्रोडक्ट पसंद है,
उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, प्राइस सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, ये हो गया। कंपिटिटर्स के से हमारा मार्केट में जो कंपिटिटर्स हैं उसका डाटा कलेक्शन होता है। फिर क्या होता है, ऑपरेशंस का हम डाटा कलेक्शंस करते हैं। इन्वायरमेंट का होता है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे। और फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में काम करना चाहती है, तो उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले बिजनेस करने से पहले क्या होगा कि इन सब चीज़ों पे वर्क करना होगा। उनको इंडिया के कल्चर को जानना पड़ेगा, यहाँ के कस्टमर्स के नीड को जानना पड़ेगा, यहाँ पे जो जिस फील्ड में वो आना चाह रहा है उस फील्ड में और कौन कौन से कंपटीटर्स हैं उनको जानना होगा, इनके ऑपरेशंस को जानना होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जानना होगा कि यहाँ बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, ये सब चीज़ें उनको नीड होगी। फिर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डेटा इनपुट के तौर पे जाएगा, फिर मैनेजरियल फंक्शंस होंगे, इनमें प्रोसेसिंग होगा, है ना, लोअर लेवल टू टॉप लेवल तक। फिर इसका रिजल्ट आउटपुट होगा और आउटपुट आने के बाद एक्शन में आएगी, ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेगी। फिर इसका प्रसार होगा, डिसेमिनेशन होगा। कहाँ होगा, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के पास, पब्लिक एंड शेयर होल्डर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, इन्वायरमेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वहां पे इसको प्रसारित किया जाएगा। सर ये मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मींस बोर्ड मेंबर्स वहां पे इस चीज पे मंथन करेंगे अपना। फिर क्या होगा कि अब मानिए बिजनेस करना चाहती है तो क्या होगा कि बिजनेस में क्या होगा, पब्लिक में इन चीज़ों को लाएंगे, अपना शेयर स्टेक होल्डर्स वगैरह, शेयर होल्डर्स वगैरह बनाएंगे, अपना शेयर इशू करेंगे, अपने मोटिव को रखेंगे, अपने विजन्स को रखेंगे, गवर्नमेंट को देंगे कि हाँ हम इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, हमको लाइसेंस दिया जाए। ओके, और बिजनेस इन्वायरमेंट में इस चीज़ को प्रसारित करेंगे। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण इसको यहाँ पे उठा के ले आ रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट दे करके। आप लिखिए मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पब्लिक एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट, सब आपके नोट्स में है, बट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। नोट्स और क्लास दोनों में अंतर यही होता है कि क्लास आपको दूध का क्रीम खिलाता है ना, दूध में से मलाई निकाल कर आपको बतलाता है। ये तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा, इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, इन सब टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। हम बात अभी प्रोसेसिंग यूनिट की कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन पे पहुंचे नहीं है। प्रोसेसिंग यूनिट को ही अब यहाँ पे हम इसको पूरा विस्तारित रूप में आपको बतला रहे हैं कि ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज लिंकिंग थ्रेड बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या है कि एक धागा है, प्रोसेसिंग यूनिट है ना, किसके बीच का जोड़ने का एक धागा है, एक दो चीजों को जोड़ता है। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की मैनेजमेंट है उसको, और एक्सटर्नल मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो एक्सटर्नल मैनेजमेंट है उसको, ये जोड़ती है प्रोसेसिंग यूनिट एक दूसरे को। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे, प्रोसेसिंग यूनिट लिंकिंग थ्रेड बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये कैसे है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि क्लर्कियल लेवल से लेकर टॉप लेवल के मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। इंफॉर्मेशन गेट्स प्रोसेस्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट ट्रेवल फ्रॉम क्लर्कियल लेवल टू द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे नीचे लेवल पे क्लर्कियल वर्क होता है, क्लरिकल यहाँ पे वर्क हुआ। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा मिडिल पे, मिडिल से जाएगा टॉप पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। यहाँ पे मिडिल है, सुपरवाइजरी लेवल है जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ये डेटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन गेट प्रोसेस्ड विद इन, देखिए इंफॉर्मेशन गेट्स प्रोसेस्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन as it travel
फ्रॉम क्लरिकल लेवल टू द टॉप लेवल टू द top level management, top levels of management. Information gets processed within an organization as it travels information clerical levels to the top level of management. तो लिंकिंग थ्रेड है ना, देखिए धागा है कि नहीं, जुड़ा है एक दूसरे से, इसलिए एकदम शॉर्ट डेफिनेशन आपको बताते जा रहे हैं ताकि याद होता चला जाए। अब क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में हमने पहले बताया था कि डेटा का कलेक्शन होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है, फिर इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर डिसेमिनेशन होता है। तो जब ये क्लरिकल लेवल से लेकर टॉप लेवल पे जाएगा, ट्रेवल करेगा ये इन्फॉर्मेशन, ये लिंकिंग थ्रेड है, तो क्लरिकल लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा का कलेक्शन करेंगे हम। अब डेटा का कलेक्शन जब होगा तो ये क्या कहाँ से होगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं डेटा का कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन जब होगा वो कहाँ से होगा, वो आपने लिख रखा है, कस्टमर से होगा, इंटरनल ऑपरेशन से होगा, कंपटीशन से होगा, एक्सटर्नल ऑपरेशन से होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर डेटा प्रोसेस हो जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कस्टमर्स, डेटा का जो कलेक्शन हो रहा है कस्टमर से हो रहा है, कंपटीशन से हो रहा है ना, इंटरनल इंफॉर्मेशन से हो रहा है, इंटरनल ऑपरेशन से हो रहा है, etc। उसके बाद क्या होगा कि प्रोसेसिंग होगा डाटा का, और ये प्रोसेसिंग जो होगा, प्रोसेस डाटा, एकदम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये डाटा जो प्रोसेस्ड होगा वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। ये 3 प्रक्रियाएं होंगी, आईपीओ जिसको बोलते हैं, आईपीओ सर्किल है ना, इस सर्किल को भी हम अभी बना देंगे, समझ में आ जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ से जब हमारा प्रोसेस हो जाएगा डाटा, तब जाकर यहाँ से हम डिसेमिनेट करेंगे टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, disseminated to the members of the organization। और ये मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये आपने पढ़ लिया है, ये होता है स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, है ना, पब्लिक एट लार्ज हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, हमारा शेयर होल्डर्स हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट तो होते ही है, ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसीज हो सकती है, जो रेगुलेटरी बॉडी होंगी जस्ट लाइक सेबी वगैरह, तो रेगुलेटरी एजेंसीज हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपको याद रखें। एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन सिस्टम। क्या बचा है हम लोग के पास, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन सिस्टम। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन सिस्टम को। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा, यहाँ पे जो फंक्शन करता है वो करता है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल, पर्सनल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तब जाकर क्या होता है कि फंक्शनल सिस्टम तैयार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये फंक्शन करती है, मार्केटिंग करेगी, प्रोडक्शन करेगी, उसके मटेरियल्स बनेंगे, है ना, उसका यूज होगा, वो उसको सेल करेगी, फिर उसका जो आमदनी होगा उसका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होगा। ये सारे फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एमआईएस में इसका उपयोग क्या है, तो है बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब मान लीजिए कि फंक्शनल सिस्टम में मैंने ये 4-5 फंक्शंस को आपको बताया कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, पर्सनल, ईटीसी है, तो इनसे क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट हो सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि फंक्शनल सिस्टम में है मार्केटिंग फंक्शन कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट तैयार किया और अब उसकी मार्केटिंग कर रही है, ऐड कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ये सब कर रहा है। वो क्या करेगी, जब वो करेगी ये मार्केटिंग फंक्शन को, तो उन्हें कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने होंगे, सम टिपिकल रिपोर्ट्स बोलते हैं उसे, जैसे कि सेल फोरकास्टिंग रिपोर्ट बनाएगी, सेल प्लानिंग रिपोर्ट बनाएगी, कस्टमर्स एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट बनाएगी, तभी तो आप मार्केटिंग कर पाएंगे ना। आपने प्रोडक्ट बनाया तो आप उसको सेल करना है, सेल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या होगा कि आपको एक टिपिकल रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग का, मशीन लोडिंग रिपोर्ट्स का, ये सारा चीज़ होता है, तभी तो आप प्रोडक्शन करेंगे। मशीन्स का होगा आपके पास,
रिपोर्ट कि हाँ हाँ इस प्रोडक्शन में ये मशीन्स लगेंगे, ये प्रोडक्शन का प्लानिंग होगा, हमारा ऐसे ऐसे प्रोडक्शन तैयार करना होगा, तभी तो कर पाएंगे। MIS का यहाँ पे इसी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, इसी रिपोर्ट के लिए। क्लियर है? आपको कॉस्ट एनालिसिस करना होता है, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल इत्यादि प्रोडक्शन के लिए होते हैं, बहुत सारी चीजें, ये सारे रिपोर्ट बनते हैं। हमने मटेरियल्स की बात की, मटेरियल्स में जैसे कि गुड्स है, गुड्स का आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना। तो आपको उसके लिए गुड्स ऑन ऑर्डर रिपोर्ट बनाना होगा। आप गुड परचेज करेंगे तो उसको ऑर्डर देंगे, है ना। ऑर्डर रिपोर्ट बनाना होगा, वेंडर का एनालिसिस रिपोर्ट बनाना होगा कि जो गुड्स हमें चाहिए उसके कितने वेंडर्स हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, वो हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें दे रहे हैं कि नहीं, इस फील्ड में कितने वेंडर्स काम कर रहे हैं, ये सारे एनालिसिस करेंगे आप। आपको जो सबसे सस्ता देगा उसका एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीजें। इन्वेंट्री कंट्रोल रिपोर्ट बनाना होगा आपको, फिजिकल इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाना होगा, एनालिसिस रिपोर्ट बनाना होगा। तो ये सारी चीजें हैं मटेरियल्स फंक्शन के। पर्सनल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट तैयार किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट्स बनते हैं जो हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट्स हैं। वहां पे क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल के थ्रू उसका एवेल्यूशन किया जाता है कि ये कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, वो तैयार किया जाता है। इनको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है ना। इनके लीव रिकॉर्ड्स को रखना होता है, उनके CL EL, है ना, एवरीथिंग। तो ये सारे MIS में उपयोग किए जाते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको जनरल अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करना होता है, पेरोल बनाना पड़ता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाना पड़ता है, बोनस रिपोर्ट बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट बनाना पड़ता है, कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ETC, बहुत सारे IT रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये सारे फंक्शंस हैं। यही फंक्शनल सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल सिस्टम को मैंने ऐसे ही आपको बतला दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे आप इन चीजों को लिख लेंगे, आपके मटेरियल्स के लिए काफी मददगार होंगी। आई थिंक कि आपने समझा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आप हेडिंग डालिए, एक तरफ लिखिए फंक्शनल सब सिस्टम्स, फंक्शनल सब सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, और एक तरफ लिखिए सम टिपिकल रिपोर्ट्स। यहाँ पे कुछ ही मैंने बताए हैं, MIS में इन सब चीजों का उपयोग होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि MIS का कितना बड़ा रोल है। MIS नहीं, मैनेजमेंट में हर यूनिट का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप मैनेजमेंट को जब पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, काफ़ी नॉलेज बूस्टिंग होगा, आप बहुत कुछ जान पाएंगे। प्रबंधन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप समझते कैसे हैं, समझाने वाला कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो फंक्शनल सब सिस्टम में आपने लिखा मार्केटिंग। पहले हम मार्केटिंग को समझाए थे, तो मार्केटिंग से ही शुरू करते हैं। मार्केटिंग में जो सब रिपोर्ट्स तैयार होते हैं वो होते हैं सेल्स फोरकास्टिंग रिपोर्ट, देखिए, सेल्स प्लानिंग रिपोर्ट्स। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, आपके नोट्स में है, उन सब चीज़ों को आप नोट से पढ़ लेंगे, ठीक है। कस्टमर सेल्स लिख सकते हैं, कस्टमर एंड सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक। दूसरा मैंने बोला था प्रोडक्शन। ठीक। अब प्रोडक्शन में क्या टिपिकल रिपोर्ट्स बनता है, कॉस्ट एनालिसिस, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्ट एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ा था मटेरियल्स। मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स में जो रिपोर्ट बनते हैं, गुड्स ऑन ऑर्डर रिपोर्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल रिपोर्ट, ETC। चलिए नेक्स्ट अगला फंक्शन है हमारा पर्सनल। लिखिए पर्सनल, और इसमें जो सब रिपोर्ट तैयार होते हैं वो होते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट,
ट्रेनिंग, लीव, ईटीसी रिपोर्ट, ईटीसी रिपोर्ट। अब नेक्स्ट आप लिखिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये फंक्शनल है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है ये, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। मेरा पैड पे हाथ नहीं बैठा है इसलिए राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लिखिए जनरल अकाउंटिंग रिपोर्ट, जनरल अकाउंटिंग रिपोर्ट, पेरोल अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग, ईटीसी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। सर आपने बता दिया इन सब फंक्शंस को, ये 5 फंक्शंस आपने बताए। ये फंक्शंस थे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मटेरियल्स, पर्सनल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग्स। इनका उपयोग क्या है? हमने बताया कि एमआईएस में ये सारे रिपोर्ट्स तैयार होते हैं और इन रिपोर्ट्स से प्लानिंग किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्लानिंग्स होते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। बोलेंगे कैसे? अब मान लीजिए कि हमने आपको बताया है कि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद प्लानिंग डिसीजंस लेते हैं ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत सारे उनके डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हित में। तो वो सारा इंफॉर्मेशन गैदर किए, कलेक्ट किए मार्केटिंग से, फाइनेंस से, प्रोडक्शन से, पर्सनल से, और फिर वो क्या करते हैं कि इनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यूज करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल में यूज करते हैं, ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। तो इसको इस फिगर के माध्यम से समझा जा सकता है। इसको एकदम बढ़िया से बनाइए और समझिए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल एरिया क्या है, तो हम लिख सकते हैं एक है हमारा मार्केटिंग, मार्केटिंग है ना, फाइनेंस है, फाइनेंस, प्रोडक्शन या मटेरियल्स, जो भी लिखना है एक ही होता है, मटेरियल्स, पर्सनल, उसके बाद है पर्सनल, उसके बाद है टॉप मैनेजमेंट। तो लिखिए टॉप मैनेजमेंट, और एप्लीकेशंस फॉर लिखिए यहाँ पे। अब इन फंक्शनल एरिया को ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन की तरह यूज करती है। किस एप्लीकेशन के थ्रू? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। इसको लिखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, इस फिगर से आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसे समझेंगे आप। अब मानिए कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, यहां से शुरू हुई, मार्केटिंग को गई, टॉप मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन है ना, पर्सनल, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आया। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट तक। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए भी क्या चाहिए? ये चारों डाटा का उपयोग चाहिए। एमआईएस कैसे काम करती है इसको समझिए आप, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टॉप मैनेजमेंट तक के लिए ये होता है। फाइनेंस में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगा, है ना। तो अब क्या करेगा कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग का क्या करेगा? यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। है, तब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से क्या होगा? ऑपरेशनल कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इस तरह से क्या है, अब मार्केटिंग के लिए कुछ प्लानिंग करना है तो यहाँ से सारे ऑपरेशन जो होते हैं यहाँ से होंगे, और सारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे से आपको समझ में आएगा कि कितना रिलेटेड है, कितना को रिलेटेड है एक टॉप मैनेजमेंट के लिए, और सभी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कैसे एमआईएस के थ्रू अपनी सूचनाओं को साझा करते हैं। अब समझ में आ रहा है ना कि किसी भी, कोई भी डिपार्टमेंट
किसी भी तरह अब छूट नहीं सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को टॉप मैनेजमेंट कलेक्ट कर सकता है। तो एमआईएस इसी तरह से वर्क करता है और जितनी भी सूचनाएं हैं एक दूसरे को वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड करता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दी वेरियस फंक्शनल एरियाज आर इंटीग्रेटेड थ्रू द कॉमन डेटाबेस विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये सभी डाटा क्या होता है कि एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस डेटा फ्रॉम मार्केटिंग फंक्शन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इट इज फेड ओवर द प्रोडक्शन। ये मैंने फाइनेंस का बताया, मार्केटिंग का बताया, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको डाटा समझना है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया हो कि हमने आपको कितना डेप्थ में पढ़ाया है, आपने डेप्थ में पढ़ा है इन चीज़ों को और आपको जानकारी मिला है कि यहाँ पे फंक्शनल एरिया जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। किसके लिए? प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए, ऑपरेशन कंट्रोल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ईटीसी के। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को जो आपको इंटीग्रेटेड करके बतलाए हैं इनको विद फिगर डेटाबेस को समझा देंगे कि डेटाबेस कैसे कैसे काम करता है, प्रोडक्शन को कैसे जाता है, वहाँ से प्रमोशन कैसे होता है, सेल कैसे होता है, ये चीज़ को। और वैसे आप नोट से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से आप छोड़कर डाटा प्रोसेसिंग एंड एमआईएस पर निकलेंगे और एक्टिविटी सिस्टम, टिपिकल यूजर्स वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है तो आपके कॉन्सेप्ट को यहीं से बिल्ड किया जा सकता है। और जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप अच्छे से एमआईएस को आगे नहीं समझ पाएंगे। चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग इसके कॉन्सेप्ट भी हैं और कॉन्सेप्ट समझने में तो टाइम लगता ही है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर करें फ्रेंड्स के बीच। अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कीजिए। स्टडीज़ पार्क, मैंने आपको बार बार कहा है, स्टडीज़ पार्क हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहां से आप डाउनलोड करने के बाद स्टोर आपका होगा ऐप में, वहां पर जाकर आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, पेड कोर्स BSFCSCL का असिस्टेंट मैनेजर। वहाँ पे आपको PDF मटेरियल क्लास वगैरह सब मिल जाएगा, MCQ वगैरह भी कराए जाएंगे, ये सब मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।